हवालों के पक्ष में हुआ, प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। शून्य प्रहर देंगे, अवसर देंगे। श्री डॉक्टर वी कलानिधि जी, ओके, अभी ओके, अब यू विल गेट द चांस। पहले कलानिधि साहब, मिस्टर कलानिधि, श्री उदय प्रताप सिंह जी, ओके, जी, अब बैठिए, अभी अवसर देते हैं, बैठिए। उदय प्रताप जी, जी, सिग्रीवाल जी, आप बैठिए प्लीज। माननीय सभापति महोदय, अभी बैठिए, उनको बोलने दीजिए। धन्यवाद माननीय सभापति महोदय। मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान एक महत्वपूर्ण विषय की ओर आकृष्ट करना चाहता हूं। पूरे देश में हर ग्राम पंचायत में एक ग्राम रोजगार सहायक की नियुक्ति की गई। वो ग्राम रोजगार सहायक जो डिजिटल मतलब ऑफलाइन और ऑनलाइन सारे काम ग्राम पंचायत के संधारित करता है, और इनका वेतन आदि अभी मनरेगा से कुछ व्यवस्था की गई है। जो मेरी जानकारी है वो मनरेगा के राशि में से कुछ राशि आहरण करके इनको वेतन दिया जाता है, और इनके ग्राम सभा के प्रस्ताव पर इनकी नियुक्ति होती है और ग्राम सभा के प्रस्ताव पर अलग कर दिया जाता है। बड़ा तात्कालिक जैसा पद है। मेरा आपके माध्यम से एक आग्रह है सरकार से कि जिस तरह से स्कूल शिक्षा विभाग राष्ट्रीय शिक्षा मिशन के माध्यम से राज्य सरकारों के साथ मिलकर शिक्षक के वेतन में अपनी सहभागिता सुनिश्चित करता है, और उनका जो जॉब है वो बाकायदा नौकरी लगती है, और पूरे उम्र भर वो नौकरी करेगा, फिर रिटायरमेंट होगा, और उसको जो बीच की सुविधाएं आदि मिलती हैं, वेतन भत्ता, महंगाई भत्ता वगैरह उसे मिलता है। इसी तरह रोजगार सहायक हमारा जो है, इसकी कभी भी सेवा समाप्त हो सकती है, वेतन की कोई गारंटी नहीं है, कब इसको ट्रांसफरेबल जॉब नहीं है। तो मेरा आग्रह है कि भारत सरकार का ग्रामीण विकास मंत्रालय राज्य सरकारों की सहभागिता के साथ इनकी एक तो इनका जो जॉब है उसको तय करे कि ये इनका जॉब जो है ट्रांसफरेबल होगा, भले ही जनपद के अंदर हो, इनकी नौकरी रिटायरमेंट एज तक चलेगी, बगैर कोई गंभीर कारण के इनको पदमुक्त नहीं किया जाएगा, और इनको वेतन जो आज के समय के हिसाब से जो मापदंड है शिक्षक को दिया जाता है, जो रेगुलर सचिवों को दिया जाता है, उस तरह से वेतन आदि की व्यवस्था भी ग्राम रोजगार सहायकों की हो। मैं आपके माध्यम से सरकार से आग्रह करना चाहता हूं, अगर आवश्यक हो तो सरकार राज्यों को एडवाइजरी अगर जारी कर सकती है, मुझे लगता है और सुविधा होगी। आप श्री खलीलुर रहमान जी, respected chairman sir, this is to bring to your notice that Murshidabad district has a population of more than 71 lakhs, a density of 1,334 person per square kilometer according to the 2011 census, in which Samsirganj and Raghunathganj block is densely populated with population of more than 3 lakhs respectively. National Highway 34 plays the backbone for transportation in Murshidabad district, which intersect both Samsirganj and Raghunathganj block equally. Dagmangla Mode Junction and Umarpur Junction under Samsirganj and Raghunathganj block respectively, the gateway to Jharkhand state, North Bengal and Birbhum district. The presence of government colleges, hospitals and railway crossings and Dhulian Ganga and Jangipur railway station within a range of 1 kilometer contribute to the high density of traffic flow in both of the junction. This leads to jams for thousands of student, passenger vehicle, transport vehicles, patient and ambulance on a regular basis. Incidents like death in ambulance on way to hospital are so frequent in both of the junctions. In view of the above, construction of a flyover in both of the junctions over NH 34 is the need of the hour. People will be highly benefited not only from Samsirganj and Raghunathganj block, but also Murshidabad, Malda, Birbhum district, North Bengal and Jharkhand state too. Along with that, it will be very helpful for small-scale businesses growing every day throughout the district, in which directly impact the financial sector. Construction of these two flyovers will reduce the travel time between Kolkata and Siliguri by more than 2 hours. Sir, through this house, I strongly demand to consider my proposal and notify the concerned authority
to take the necessary steps for the construction of these 2 flyovers. Thank you, sir. श्री बसंत कुमार पंडा जी। हाँ, तो अभी नंबर देता हूँ, बैठिए 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 बैठिए, लिस्ट जरा चलने दीजिए, बैठिए ट्यूरा जी, बैठिए बैठिए प्लीज। श्री बसंत कुमार पंडा जी। बसंत कुमार पंडा जी, कुछ रिकॉर्ड में नहीं जा रहा है, आपको अवसर देंगे प्लीज। माननीय सभापति महोदय, मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, आभार व्यक्त करता हूं कि शून्यकाल के दौरान अभी मुझे बोलने का मौका मिला। मेरा लोकसभा क्षेत्र कालाहांडी और नयापारा जिला दोनों को मिलाकर के है और दोनों आकांक्षी जिले हैं। यहाँ से प्रतिदिन हजारों की संख्या में लोग चिकित्सा, उपचार, छुट्टियां मनाने के और शादी विवाह तो खरीदारी करने के लिए विशाखापट्टनम आना जाना करते हैं। कालाहांडी जिला विशाखापट्टनम शहर के ऊपर बहुत निर्भर है, लेकिन यहाँ से विशाखापट्टनम तक कोई सीधी ट्रेन नहीं है, जिसके लिए क्षेत्र के निवासियों को आवागमन में बड़ी कठिनाई होती है। इसीलिए कालाहांडी जिला के जूनागढ़ से विशाखापट्टनम के लिए प्रतिदिन एक डीएमयू ट्रेन आरंभ की जाए, जो सुबह जाए और शाम को वापिस आ जाए। एवं और निवेदन है कि नुआपड़ा रेलवे स्टेशन, जो कि एक जिला मुख्यालय है, आकांक्षी जिला है, यहाँ पर दिल्ली आने के लिए समता एक्सप्रेस आती है लेकिन रुकती नहीं है, उसका स्टॉपेज किया जाए। लांजीगढ़ वेदांत एल्यूमिना फैक्ट्री का मुख्य रेलवे स्टेशन है, जहां पर हीराखंड एक्सप्रेस का भी स्टॉपेज की व्यवस्था की जाए। और आपके माध्यम से मैं माननीय मंत्री को निवेदन करता हूं कि ये मांगों पर विचार करें और तुरंत निर्णय लें। धन्यवाद। श्री संजय जायसवाल जी। बिहार में सरकार द्वारा प्रायोजित 37 हत्याएं हुई हैं। बिहार में शराबबंदी है और 2016 से हम लगातार यह उठाते रह रहे हैं कि यह पूरा पुलिस के मदद से, पुलिस के द्वारा प्रायोजित जहरीली शराब और शराब का पूरे बिहार में घर घर वितरण हो रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी संज्ञान नहीं लेते हैं और यह कहते हैं जो शराब पिएगा मरेगा, जो शराब पिएगा वो मरेगा, जो शराब पिएगा वो जेल जाएगा और जो शराब बेचेगा वह हमारा टिकट पाएगा, हमारा उम्मीदवार होगा। पुलिस पर कोई कार्रवाई नहीं होगी, किसी सीनियर अफसर पे आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। इस 37 हत्याओं का जिम्मेवार बिहार सरकार है और इस तरह की 15 से ज्यादा घटनाएं बिहार में हो चुकी है जो मीडिया के सामने है। इसके अलावा प्रतिदिन 3-4 व्यक्तियों की हत्याएं होती है। पुलिस कहता है कि तुम्हारा पूरा खानदान को हम जेल भेज देंगे अगर तुम इस बात को बाहर जारी करोगे। मेरा आपके माध्यम से अनुरोध होगा कि कृपया कर, एक तो जिस तरह से विधानसभा में बात करते हैं वह मानसिक संतुलन खो चुके हैं। केंद्र सरकार को बिहार की कानून व्यवस्था पे संज्ञान में लाना चाहिए और इन 37 हत्याओं का जिम्मेवार महागठबंधन की बिहार सरकार के ऊपर शीघ्र कार्रवाई भी करनी चाहिए और उन पुलिस अफसरों पे कार्रवाई करनी चाहिए जो शराब बेचने वाले हैं। वह सैकड़ों करोड़ के मालिक हो गए। जो शराब के साथ जो ये पुलिस प्रायोजित है, पुलिस 10,000 करोड़ कमा चुकी है। इन सभी पर और मुख्यमंत्री पर कार्रवाई होनी चाहिए। मेरा आपके माध्यम से सरकार से स्लिप भेज दीजिए जो संबद्ध करना चाहते, प्लीज बोल दिया है। कसमा जी। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। स्लिप भेज दीजिए। अध्यक्ष महोदय, भारत सरकार द्वारा पावर मिनिस्ट्री की 2000 जुलाई 21 के अंदर नई स्कीम लॉन्च करी गई। जिस स्कीम का नाम रिवैम्प डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर रिफॉर्म स्कीम RDSS स्कीम है, जिसका बजट का प्रावधान लगभग 3 लाख करोड़ के आसपास है। इस स्कीम का मकसद यही था कि जो स्टेट्स के अंदर पावर सेक्टर में जो डिस्ट्रीब्यूशन लॉसेज हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करना है, उसको भी पैसा खर्च किया जाए। सर, मेरा आपके माध्यम से ये अनुरोध है कि राजस्थान सरकार को भी इस स्कीम के तहत 8,500 करोड़ रुपए का बजट सैंक्शन हुआ है, पर जुलाई 2021 की लॉन्च हुई स्कीम आज तक राजस्थान में पूर्णतः लागू नहीं हुई
और इसी स्कीम का एक बहुत बड़ा पार्ट ये भी था कि इस स्कीम के अंदर एक डिस्ट्रिक्ट इलेक्ट्रिसिटी कमेटी बनानी थी जिसके अध्यक्ष एक सांसद होता है, वो आज तक उस कमेटी गठन नहीं किया गया। सर, मैं आपसे कहना चाहता हूं, मेरे क्षेत्र चूरू के अंदर पूरा एक जो बेल्ट है सरदार शहर, सुजानगढ़, बिदासर, रोहतंगगढ़ का, जिसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी की बहुत बड़ी रिक्वायरमेंट है क्योंकि कुएं बहुत ज्यादा बन गए हैं, हम एग्रीकल्चर में बहुत आगे बढ़ रहे हैं। पर प्रॉब्लम यह है सर कि इस स्कीम्स के लिए हमारे पास में बैक एंड का इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। 33 केवी के जीएसएस चाहिए, 132 केवी के हमको पावर सब स्टेशन चाहिए, पर सरकार के पास में कोई नीति नहीं। हाल ही के अंदर लूनासर गांव सरदार शहर का है सर, 5 दिन तक वो गांव अंधेरे में रहा क्योंकि सेक्टर पे रिफॉर्म पे काम नहीं हुआ और गवर्नमेंट नए कनेक्शन देती जा रही है। सर, ऐसा ही नहीं, हिंदुस्तान का मात्र एक स्टेट राजस्थान होगा जिस स्टेट के पास में अपनी ढानियों में बैठे हुए एक आखिरी व्यक्ति को देने के लिए कोई योजना नहीं, कोई रोशनी नहीं का कोई प्रोग्राम नहीं है। मेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी अकेले में 18,000 प्लस इलेक्ट्रिसिटी के नए कनेक्शंस की डिमांड है। स्टेट गवर्नमेंट सोई हुई है। सर, लास्ट में कहना चाहता हूं, इस इतनी महत्वपूर्ण योजना को लागू किया जाए। मेरा सरकार से अनुरोध है, जो डीसी बनानी है, डीसी ही पे एक प्लान बनाएगी कि कहां पे हमें इंफ्रास्ट्रक्चर पैसा खर्च करना है। मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि राजस्थान सरकार को बाध्य किया जाए और ये 8,500 करोड़ रुपए जो भारत सरकार ने दिए हैं उसकी उनको आप उनका यूज कर सके, ऐसे आपसे उम्मीद करता हूं। थैंक यू चेयरमैन सर। Sir, Ministry of Railways had announced to redevelop 12 stations in Odisha to international standards with superior passenger amenities, and a memorandum of understanding was also signed in 2019 between Bhubaneswar Development Authority and East Coast Railway Zone to construct a world-class station building at Bhubaneswar. However, for the remaining 11 stations, which includes my parliamentary constituency station Barampur and also Cuttack, Jharsuguda, Bhadrak, more important stations, sir, there is no development for construction and development activities. Sir, I therefore request the Honorable Minister to prepare an action plan and allocate funds for the proposed development works in the remaining 11 stations, as more than 3 years have been passed and the expectations of people of Odisha have not been fulfilled so far. Thank you, sir. अधीर रंजन चौधरी जी। सर, मैं एक छोटा सा मुद्दा उठाना चाहते हैं, सरकार से ये मांग भी करूंगा। ये सरकार इस विषय पे एक श्वेत पत्र भी सदन में पेश करे। सर, आज की इंडियन एक्सप्रेस अगर देखे तो शुरू में लिखे जाते हैं कि एम्स में जो साइबर अटैक हुई थी वो अटैक चीन से हुआ था। सर, इस पेपर में ये भी लिखा गया कि जब हमारे सीमा में झड़प होते हैं, चीन जब हमलावर होते हैं हमारे ऊपर, तब आज की हिंदुस्तान की सरकार लाल आंख दिखाने के बदले चीन से सारे आयात बढ़ा दिए हैं, चीन से आयात बढ़ा दिए हैं। सर, तो ये सर ये देखते हुए हमें लगता है कि ये सरकार की मंशा क्या है। सर देखिए सर, अमेरिका के साथ हमारा जो ट्रेड होते हैं सर, उसमें हमारे गिरावट आते हैं, लेकिन चीनी के साथ हमारा जो ट्रेड होते हैं वो चीनी फायदेमंद होते हैं। सर, तो जब चीनी सरकार हम पे हमला कर रहे हैं, हिंदुस्तान की तबाह करने का कोशिश कर रहे हैं, तो चीन की मदद करने की क्या जरूरत है? सुशील कुमार सरकार से पूछना चाहते हैं। नहीं, धन्यवाद हमारे कुमार सिंह जी, श्री सुशील कुमार सिंह। धन्यवाद महोदय। हमारे बिहार में दीजिए ना, आप जानते हैं चर्चा का क्या तरीका है। चर्चा के लिए अनुरोध कीजिए बीएससी में, लेट इट बी डिसाइडेड प्लीज। आप तो जानते हैं, बोलिए। मेरे बिहार में, दक्षिण बिहार में या उत्तर बिहार में भी, पूरे बिहार में इस वर्ष अनावृष्टि के चलते धान की फसल मारी गई, अकाल की स्थिति आ गई। उसके बाद जहां जहां नहर थे, नहर की सुविधा थी सिंचाई की, या पंप के माध्यम से जिन किसानों ने किसी तरह से धान की रोपाई का काम किया भी, उसमें भी एक मधुआ नाम का रोग लगा और उनकी फसल पूरी तरह से नष्ट हो गई। तो वैसे किसानों का तो दोहरा नुकसान हुआ, जिन लोगों ने धान की रोपनी में जुताई, कुड़ाई, फर्टिलाइजर वगैरह में अपना सारा खर्चा कर दिया। महोदय, आपके माध्यम से मैं कहना चाहता हूं
कि बिहार में केंद्र सरकार द्वारा चलाई जा रही फसल बीमा योजना लागू नहीं है, जिसके चलते किसानों को बीमा नहीं मिल पाता। और बिहार सरकार की स्थिति यह है, बिहार सरकार से तो कोई उम्मीद नहीं है। बिहार सरकार तो जहरीली शराब पिलाकर सामूहिक हत्याएं करा रही है। इसलिए बिहार सरकार से कोई उम्मीद नहीं है वहां के किसानों को कि वो उनको राहत पहुंचाएगी, वो मदद करेगी। वहां तो फसल बीमा योजना लागू ही नहीं है। इसलिए मेरा आपके माध्यम से भारत सरकार से ये मांग होगा कि जिन किसानों का फसल मधुआ रोग से बर्बाद हुआ उनको मुआवजा, उनका कंपनसेशन भारत सरकार के माध्यम से दिया जाए। ये मैं आपके माध्यम से भारत सरकार से मांग करना चाहता हूँ। साहब का संरक्षण चाहिए सर। सर आपका संरक्षण चाहिए सर। ऑनरेबल चेयरमैन साहब, ऑनरेबल चेयरमैन साहब, मैं उस राज्य से आता हूं जिस राज्य में सिर्फ 1% सरफेस वाटर है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने तय किया है कि जल जीवन मिशन के द्वारा उन्होंने हमारी प्रांत की सरकार को, मतलब वर्तमान की कांग्रेस की सरकार को 2022-23 में 13,328 करोड़ रुपए दिए। वर्तमान में खाली 19% की जो इनका जो पैसा लगा है, खाली 19% पैसा लगा है। मैं उस क्षेत्र से आता हूं जो 12 झालावाड़ है। 12 झालावाड़ का जो क्षेत्र है वो एस्पिरेशन डिस्ट्रिक्ट से आता है। मेरे क्षेत्र में एक बड़ा डैम बनने जा रहा है। वर्तमान की सरकार ने उसको 906 गांव में पानी पहुंचने की आवश्यकता है। वहां के वर्तमान के सरकार ने 2 साल की एलोकेशन बढ़ाने की बात बोली है। मैं आपसे आग्रह करता हूं कि झालावाड़ जो एस्पिरेशन डिस्ट्रिक्ट है, इसमें वर्तमान सरकार ने अपने नंबर एलोकेशन बढ़ाने के लिए, सरकार के नंबर को अच्छे करने के लिए इन्होंने सबको एक मधुर वातावरण करने के लिए उन्हें बात रखी है। पर वास्तविक स्थिति यह है कि वर्तमान स्थिति इतनी खराब हो गई है कि हमारी राज्य सरकार ने जो काम करना था वो पूरा अब तक नहीं किया है। मेरे आकांक्षी जो जिले हैं उसमें 21.1% काम हुआ है और मेरे झालावाड़ में भी हमारे क्षेत्र में काम नहीं हुआ है। मैं आपसे अनुरोध करना चाहता हूं कि वर्तमान केंद्र सरकार, माननीय मंत्री जी बैठे हैं हमारे अर्जुन जी मेघवाल जी, मैं आपसे अनुरोध करता हूं, आप हमारे राज्य के हैं, कि आप केंद्र सरकार के द्वारा राज्य सरकार से आप मांग करें कि ये जो जेजेएम के काम है, खाली एक डिस्ट्रिक्ट में नहीं, सभी डिस्ट्रिक्ट में जो काम हो रहे हैं बहुत स्लो चल रहे हैं। इसमें काम किए करके हमारे आकांक्षी जो जिले हैं जैसे मैं आता हूं उसको क्षेत्र को आप वहां काम करने की डॉक्टर अमर सिंह जी। धन्यवाद सभापति जी। आज मेरा टॉपिक हलवारा इंटरनेशनल एयरपोर्ट ਨੂੰ जल्दी पूरा करने ਲਈ है। सर हलवारा मेरी पार्लीमेंट्री कंस्टिट्यूएंसी च रायकोट सब डिवीजन विच ये सिचुएटेड है और पूरी साहब आ गए। मैं इन्हों का धन्यवाद करना चाहना। 2018 च इन्हों ने उड़ान स्कीम च इनू अप्रूव किया सी, पंजाब गौरमेंट साडी सरकार सी और ਉਹਦਾ काम बहुत वधिया चल रहा सी। जनवरी 22 में ਉਹਦੇ टर्मिनल बिल्डिंग का उद्घाटन किया, पर मार्च में नवी सरकार बन गई आम पार्टी की। सर उन्होंने उस वेले हरियाणा हलवारा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का काम बंद किया। मैं फिर सिविल एविएशन मिनिस्टर ज्योतिराज सिंधिया जी को बेनती की कि साहब तुसी आप 40-50 करोड़ रुपया लगा दिओ, उन्होंने गप्पा मारनिया करना नहीं आ। हुण सर उन्होंने लीडर जिन्हों का कोई इलाके ना तअल्लक नहीं है, ना रायकोट नाल ना फतेहगढ़ नाल, वो बयान दे रहा कि असीं बनवावांगे। पर मैं केंद्र सरकार ने, ये केंद्र सरकार का प्रोजेक्ट है, पंजाब सरकार का कोई कोऑपरेशन नहीं मिल रहा। मैं बेनती करना चाहना कि अपने कंट्रोल च लैके हलवारा इंटरनेशनल, क्योंकि वो 2 सेंटर पॉइंट आ सारे पंजाब का, लुधियाना बिट्टू जी का इलाका नाल लग्या होया,
बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है, ओनू पंजाब सरकार ते ना छड्डिया जावे, केंद्र सरकार अपने खाते चो 40 करोड़ रुपया दे के ओनू बनवा दे, ये मैं बेनती करना चाहना। जी Respected Speaker, sir, I would like to raise an important issue, gender discrimination practiced in the Indian Armed Forces. The Supreme Court, in its judgment in the Secretary Ministry of Defence versus Babita Punia and others, directed the Union government to ensure equal opportunity to women in receiving permanent commission in Indian Army. While critiquing the arguments forwarded by the government as being rooted in gender stereotypes, as recently as 21st November 2022, the Supreme Court has issued notice regarding implementation of the Babita Punia judgment. In light of the same, I humbly request the steps be taken to substantially implement the Babita Punia judgment in the functioning of the Indian Armed Forces. In light of the most recent case in the Supreme Court regarding withholding of selection boards for promoting women officers while allowing junior male officers to supersede them, it is requested that this practice be terminated immediately, as it goes against the judgment in Babita Punia. Further, there are any segments of the Army, such as combat units, that are unreasonably inaccessible to women aspirants. It is requested that the policy be amended to reflect gender equality in this regard. It is also requested that a gender policy be incorporated in the Indian Armed Forces, addressing various concerns such as promotion and also sexual harassment. Sir, considering the vast disparity of the number of women in the Indian Armed Forces, not only overall but also at various levels of promotion and different units, it is crucial that steps be taken to ensure gender equality in the Army. Thank you, sir. श्री धर्मवीर सिंह जी, स्लिप भेज दीजिए। धन्यवाद चेयरमैन साहब। मेरा लोकसभा क्षेत्र राजस्थान के 6 डिस्ट्रिक्टों के साथ लगता है, हनुमानगढ़, चूरू, जयपुर, सीकर, झुंझुनू, और पता नहीं क्या किस्मत है कि हमारे को एनसीआर में शामिल कर रखा है। एनसीआर का हमें कोई फायदा नहीं मिलता, उल्टा जो कंडीशन, जो अड़चने कनाट प्लेस में है वही मेरे शिवानी में है, वही नांगल चौधरी में है। तो मेहरबानी करके जनप्रतिनिधि, चाहे वो विधानसभा के हों, पंचायत के हों या जिला हम पार्षद हों, हम कई बार भारत सरकार के मंत्रियों से मंत्रणा कर चुके हैं। मेहरबानी करके इस हमें एनसीआर से बाहर निकालो ताकि हमारा काम सुचारू रूप से चल सके। क्योंकि हम पुरी साहब से भी मेरी प्रार्थना है कि पुरी साहब बाद में बात करना आप सहयोगी से, और क्योंकि समय भी 12:30 बज चुके हैं, टाइम कम है। मेरी प्रार्थना है पुरी साहब आपसे, पुरी साहब आपके माध्यम से मेरी प्रार्थना है कि हमें एनसीआर से बचाओ। मेरा तो 200 किलोमीटर दूर का एरिया है, राजस्थान के साथ लगता है। हमें आपसे एक भी पैसे की मदद नहीं मिली है इस बोर्ड के माध्यम से। उल्टी अड़चने ज्यादा हैं ताकि हरियाणा प्रदेश भी आगे बढ़ सके। 70% हरियाणा का कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर तो बना आज एनसीआर में ले रखा है। बहुत बहुत धन्यवाद। श्री दुलाल चंद गोस्वामी जी। धन्यवाद सभापति महोदय। मैं बिहार राज्य अंतर्गत कटिहार संसदीय क्षेत्र में NH 31 फुलवड़िया चौक से राज्य राजमार्ग डिस्ट्रिक्ट मेजर रोड जो बराड़ी प्रखंड के कारागोला गंगा घाट तक जाती है और बीच में गंगा नदी उस पार भागलपुर जिला के पीरपैती जो NH 80 के पास जाकर मिलती है। महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सड़क परिवहन राजमार्ग मंत्री से मांग करता हूं कि NH 31 फुलवड़िया से राज्य राजमार्ग मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड जो बराड़ी प्रखंड के कारागोला गंगा घाट पीरपैती तक नया NH 4 लेन के साथ साथ गंगा नदी में ब्रिज का निर्माण कराया जाए। इसका निर्माण हो जाने से बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल सहित पड़ोसी देश नेपाल तक जुड़ जाएगा। इसका निर्माण हो जाने से आवागमन सुचारू होगा, व्यापार और रोजगार का अवसर बढ़ेंगे
और उस क्षेत्र के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ये मैं भारत सरकार से मांग करता हूँ। आपने समय दिया, धन्यवाद। श्रीमती रिद्धि पाठक जी। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। सभापति महोदय, आज का ये विषय मैं अपने क्षेत्र की बहुत पुरानी समस्या को लेकर फिर से उपस्थित हुई हूँ, जो सबसे बड़ी परियोजना है और बहुत पुरानी परियोजना है, और इस परियोजना के कारण हमारे सीधी जिले का सपना साकार होगा, रेल का सपना। आज तक मेरे संसदीय क्षेत्र के सीधी जिले में रेल नहीं पहुंची है सभापति महोदय, लेकिन उससे भी बड़ी जो कठिनाई आज हम सबके समक्ष आ रही है, ललितपुर सिंगरौली रेल परियोजना मेरे संसदीय क्षेत्र सीधी के लिए बहुत बड़ी महत्वाकांक्षी परियोजना है सभापति महोदय। क्षेत्रवासियों के वर्षों की आशाएं जुड़ी हुई हैं, और सनिवेदन में आपको अवगत कराना चाहती हूं कि उक्त परियोजना में भू अधिग्रहण के बदले रोजगार हेतु सन 2010 में जब हमारे क्षेत्र के लोगों की जमीनें ली गई थी, तो उसके तहत कम से कम 2086 लोगों ने आवेदन किया था सभापति महोदय, और जिसमें मात्र अभी तक 1153 लोगों को रोजगार मिल पाया है। मैं आपको अवगत कराना चाहती हूँ, माननीय रेल मंत्री के भी संज्ञान में ये विषय लाना चाहती हूँ। कल मैं उनसे मिलकर मैंने अपना आवेदन दिया था उन्हें, और आग्रह भी किया था अपने क्षेत्रवासियों की तरफ से कि 11/11/2019 में जब उन्होंने एक आदेश रेल बोर्ड की तरफ से जारी किया था, तो उस आदेश के तहत मेरे इस परियोजना में जिनकी भू अधिग्रहित हुई थी उनको नौकरियां दी जा रही थी। लेकिन अब पता नहीं क्या हुआ, मुझे नहीं पता। मैं माननीय नरेंद्र भाई मोदी जी को भी आग्रह करना चाहती हूँ, अश्विनी वैष्णव जी को भी आग्रह करना चाहती हूँ, जो इतना बड़ा मंत्रालय देख रहे हैं, रेल का मंत्रालय, और मैं उनसे ये निवेदन करना चाहती हूँ कि भू अधिग्रहण के बदले में नौकरियां ना बंद की जाए, रोजगार दिया जाए, क्योंकि बड़े ही कठिनाई से जो किसान हैं, जो युवा हैं, उनका परिवार, सब लोग इस प्रतीक्षा में हैं कि किस तरह से हमें इस परियोजना के बदले जो जमीनें गई हैं उसमें नौकरियां मिलेगी। इसलिए मैं अपने पूरे संसदीय क्षेत्र की ओर से, वहां के सांसद होने के नाते और इस सदन की सदस्य होने के नाते, मैं आग्रह करती हूं आपके माध्यम से आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी को, हमारी सरकार को, माननीय रेल मंत्री जी को, कि भू अधिग्रहण के बदले ललितपुर सिंगरौली रेलवे परियोजना में हमारे युवाओं को रोजगार प्रदान किया जाए। श्री राजीव प्रताप रूडी जी। ये मेरा लॉटरी में अध्यक्ष सर, मैं कल से एक सूची बना रहा हूं, और मैंने सोचा था कि कल शाम को जब मैं सदन से गया था तो मेरी समाप्त हो गई, और कल से लेकर अभी तक हमारी सूची 52 तक पहुंच गई, और ये 52 वो लोग हैं जिनकी पोस्टमार्टम में पुष्टि हुई है कि इतने लोगों की जहरीली शराब पीने से मौत हुआ है। और अभी आज के तारीख में 100 से अधिक लोग ऐसे हैं जो अंधेपन की स्थिति में हैं, और ये सूची 100 से भी बढ़ सकती है। जहरीली शराब बिहार में पी करके मेरे संसदीय क्षेत्र, मेरे जिला में मरने वालों की सूची है महोदय। पूरे साल हम लोगों ने देखा है, न भूकंप में इतने लोग मरे हैं, न तूफान में इतने लोग मरे हैं, लेकिन एक जिला में एक समय में जहरीली शराब पी करके लगभग 52 लोगों की सूची आ चुकी है, और लगातार मैं सूची को अपडेट कर रहा हूं, और जैसे बाहर निकलता हूं ये सूची बढ़ जाती है। मेरा ये आपसे सवाल है, मैं पूछना चाहता हूं कि नीति बनाना सरकारों का अधिकार है, चाहे वो केंद्र सरकार का हो या राज्य सरकार का हो। बिहार सरकार ने अगर शराबबंदी की नीति बनाई है तो नीति का अनुपालन भी करना उसी का जिम्मेवारी है, और नीति का अनुपालन नहीं होता है और लोग इस जहरीली शराब से मरते हैं तो उसका भी दायित्व उसी राज्य सरकार का है जो अपने आप उस नीति का अनुपालन नहीं करती है। पूरा का पूरा दायित्व इन गरीब लोगों के मरने वालों की जो सूची हमारे पास है उसका दायित्व है। महोदय, ये जो सूची हमारे पास है, इस सूची समाप्त नहीं हुई है। इसमें वो तमाम जाति के लोग हैं जिसके बारे में बिहार सरकार रोज कहती है कि हम इन गरीबों का, पिछड़ा, अति पिछड़ा, दलित, महादलित की बात करती है, और मरने वाले में सबसे अधिक उन गरीबों की सूची है जो बिहार में हमारी सरकार, जो वहां की सरकार है, वो दावा करती है। और ये गरीबी का मार के साथ साथ जहरीली शराब का मार बिहार में इन गरीबों पर पड़ रहा है, और आखिर इसका उत्तर कौन देगा महोदय? चाहे वो मशरक हो, चाहे मरहोड़ा हो, चाहे अमनौर हो, चाहे ईश्वरपुर हो, चाहे नगरा हो, ये पूरा का पूरा जिला। मेरा एक सवाल होता है, एक जगह एक स्थान पर जहरीली शराब से लोग मर सकते हैं, आखिर ये नेटवर्क कैसा है पूरे बिहार में कि एक जगह लोग नहीं मर रहे हैं, पूरे जिला में? इसका मतलब ये तस्करी है, सरकार की विफलता है, लोग मौत से जूझ रहे हैं। आखिर ये बिक्री का जाल बनाया किसने? किसने?
राजनीति छोड़िए महोदय, संवेदना तो होता है राजनीति में, कोई ना कोई तो उत्तर देगा कि इन गरीबों के मौत का जिम्मेवार कौन है। मैं सरकार से मांग करता हूं कि सर बिहार की स्थिति बहुत खराब है और ये स्थिति इतनी खराब है, अगर इस सदन को संवेदना न जगे 100 लोग मर जाए, पूरे दुनिया में आज के तारीख में 100 लोग इस प्रकार से नहीं मर जाते हैं, तो कहीं ना कहीं बड़ी विफलता है। मेरा मांग है सरकार से और गृह मंत्री जी से कि अविलंब सेंट्रल टीम भेजी जाए। और क्या बिहार सरकार पूरी तरह से विफल हो चुकी है? क्या सरकार वहां समाप्त हो चुकी है? क्या इतनी बड़ी संख्या में लोग सेंट्रल टीम भेज करके महोदय और निश्चित रूप से एक रिपोर्ट मंगाया जाए कि क्या सरकार निहाल चंद्र चौहान जी नहीं संबद्ध कर दीजिए, संबद्ध कर दीजिए, प्लीज संबद्ध कर दीजिए, संबद्ध कर दीजिए। प्रत्येक माननीय सदस्य एक ही विषय पर नहीं बोले जा सकते। निहाल जी, श्री निहाल चंद्र चौहान जी। धन्यवाद सभापति महोदय। सभापति महोदय, मैं केंद्र सरकार का ध्यान मेरे लोकसभा क्षेत्र श्री गंगानगर की तरफ दिलाना चाहूंगा, जहां देश में किन्नू बहुत ही सीमित मात्रा में होता है। वह केवल श्री गंगानगर और इसके सीमावर्ती क्षेत्र पंजाब राज्य में कुछ पैदावार होती है। पिछले 2 या 3 वर्षों से समय अनुकूल नहीं होने के कारण किन्नू की 40% पैदावार हो पा रही है, जिससे किसानों को आर्थिक नुकसान हो रहा है। महोदय, किन्नू किसान संघ द्वारा फसल बीमा योजना में शामिल करने के लिए अनुसंधान करने के लिए भी कई बार मांग उठाई थी। यह फसल बीमा योजना में किन्नू शामिल नहीं है। मेरा आपसे आग्रह है, आपके माध्यम से केंद्र सरकार से आग्रह है कि किन्नू को बांग्लादेश भिजवाया गया था पिछले साल, तब किन्नू की गुणवत्ता का बरकरार रखते हुए वहाँ पे रेलगाड़ी से श्री गंगानगर से किन्नू वेस्ट बंगाल के बनगांव तक ही पहुंचा था, क्योंकि सीमा क्षेत्र था। मैं केंद्र सरकार से मांग करूंगा कि सीधे श्री गंगानगर से बांग्लादेश तक किन्नू भिजवाने की व्यवस्था करें। और बांग्लादेश सरकार ने वर्तमान में किन्नू की आयात पर 28% से बढ़ा के 62% आयात शुल्क लगाया है, और जिस कारण बांग्लादेश में किन्नू की कीमत ज्यादा होगी और कीमत भी उसकी बढ़ जाएगी। भारतीय किन्नू के किसानों को खामियाजा इसमें भुगतना पड़ेगा। इस पर भी केंद्र सरकार बांग्लादेश सरकार से बात करके उनका आयात शुल्क घटाए। मेरा आपके माध्यम से केंद्र सरकार से मेरी मांग है कि किन्नू के किसानों उत्पादकों की समस्या को देखते हुए विशेष ध्यान देते हुए उचित निराकरण हेतु जल्द से जल्द कार्रवाई करावे। धन्यवाद। डॉक्टर DNVS सेंथिल कुमार जी नहीं है क्या? हाँ, Vanakkam, Chairperson. Sir, in this very house on March 22nd this year, the Union Minister for Road and Surface Transport had assured this house that all toll plazas within 60 kilometers of each other would be closed within 3 months. So generally 3 months is around 90 to 93 days. I don't know, but how does the BJP government calculate 3 months and how many days does it occur for them to think? Because it is almost 9 months now and no action has been taken. Sir, in Tamil Nadu alone, in India, it has the most number of toll gates. That is, 57 toll plazas are there, and by March 23, it is going to be increased to 60. Actually, by this rule, for Tamil Nadu, it is supposed to have only 16 toll plazas. So I urge upon the Union Minister to implement this at once. Sir, in the Ulundurpet-Salem Highway, National Highway 79, there are 3 toll plazas which are operating for 11 years, and there are 26 places where the 4-lane just suddenly comes into a 2-lane, which causes fatal accidents. And it is illegal to collect tolls from those places where the work is not constructed. Sir, I urge upon the government to take place. And the last point I would like to say is, there is a general rule that it is a 10-second rule at toll plazas and a 100-meter rule. That is, if you are made to wait in a queue for 100 meter, you are not supposed to, during holidays and during weekends, during long queues, you are supposed to allow them to go without collecting fees. I urge, but none of the toll plazas follow this. I urge upon the government to give a directive to all the toll plazas to follow the 100-meter rule or the 10-second rule. Thank you, sir. Dr. Mohammad Javed. सर बहुत बहुत शुक्रिया सर। सीमांचल से आता हूं, आप जानते हैं सबसे डिप्राइव्ड एरिया है। 3.5 साल से एमयू का कुछ नहीं हुआ है और फ्लड से और नुकसान होती है, लेकिन अब कुदरत भी लगता है हम लोग से नाराज है सर। In 2019 and 20, Central Groundwater Board analyzed 634 samples, water samples from Bihar. It was found that about
10 odd districts, including Kishanganj, Purnia, Katihar, contained high levels of uranium and other heavy metals beyond the permissible limit set by WHO. Due to the high levels of uranium, iron and arsenic in drinking water in Simanchal in particular, cases of cancer, kidney, liver, skin diseases have increased manyfold in the recent past. Almost 600 odd patients have come to me for recommendation for the treatment in the last 3 years, sir. तो कितनी गंभीर समस्या है आप समझ गए, sir. Through you, sir, I would like to urge the Honorable Health Minister to set up diagnostic center in my parliamentary segment, Kishanganj, and also a government medical college with super speciality oncology and nephrology units for the treatment of the cancer, kidney and liver patients of my constituency. Thank you very much, sir. श्री मुकेश राजपूत जी. धन्यवाद सभापति महोदय. मेरे संसदीय क्षेत्र फर्रुखाबाद को देश की राजधानी दिल्ली से एकमात्र ट्रेन कालिंदी एक्सप्रेस वे जोड़ती है. महोदय, यही एकमात्र ट्रेन कानपुर सेंटर से चलकर मेरे संसदीय क्षेत्र फर्रुखाबाद से दिल्ली होते हुए भिवानी तक जाती है. महोदय, फर्रुखाबाद से प्रयागराज के लिए कोई सीधी एक्सप्रेस वे या रेल सेवा नहीं है, जिसके कारण फर्रुखाबाद लोकसभा के आसपास के लोगों को तथा नौजवानों को शिक्षा के लिए, श्रद्धालुओं को संगम के लिए एवं किसानों को व्यापार के लिए, अधिवक्ताओं या आम जनमानस को हाई कोर्ट के लिए प्रयागराज तक जाने में भारी कठिनाई का सामना करना पड़ता है. अतः माननीय रेल मंत्री जी से आपके माध्यम से मैं आग्रह करता हूं कि ट्रेन संख्या 14723/14724 कालिंदी एक्सप्रेस को बढ़ाकर प्रयागराज तक कर दिया जाए. ये ट्रेन कानपुर में लगभग 6 घंटे खड़ी रहती है और उत्तर मध्य रेलवे के अधिकारियों ने रेलवे बोर्ड को कालिंदी एक्सप्रेस वे को प्रयागराज तक बढ़ाने की अपनी सहमति दे दी है. महोदय, आपके माध्यम से आनंद विहार एक्सप्रेस वे एक साप्ताहिक ट्रेन चलती है जो मात्र रविवार को सप्ताह में 1 दिन चलती है. आपके माध्यम से मेरा अनुरोध है कम से कम इस साप्ताहिक ट्रेन आनंद विहार को सप्ताह में कम से कम 3 दिन कर दिया जाए. धन्यवाद अध्यक्ष महोदय. विजय वसंत जी. Respected Sir, urge to appeal to the Union Government to take adequate precautionary measures using the latest communication technologies to protect fishermen and those living in the coastal areas during cyclones and other natural calamities. When cyclone hits Tamil Nadu and other coastal states, the fishermen from the state were badly affected due to the inadequate precautionary measures and failure on fully utilizing the latest communication technologies. The centre has totally failed to come to the rescue of the affected fishermen. Sir, in my constituency, Kanyakumari, I request to set up a fully functional Coast Guard station with helipads, emergency ambulance services and speed recovery boats, etc. And also request the government to set up sea walls to stop the sea erosion, to safeguard the fishermen and their belongings. Without these setups, whenever emergency comes up, we were unable to protect them. So I urge upon the Union Government to take the necessary steps to protect fishermen and those living in the coastal areas during cyclones and other natural calamities. Thank you, sir. Shri L.S. Tejasvi Surya ji. Speaker sir, a large number of young Indians are entering the job market for the first time, and they are also entering the middle class for the first time. However, we see that a large number of young Indians are not equipped with important money management skills because we do not have financial literacy as a part of the formal school or education system. Basic concepts like investment, savings, retirement planning, mutual funds, cost of money, cost of return, rate of return, these are important money management skills which need to be taught to our young people right at the school or college levels, so that when they enter the job market, they not only know how to plan their financial life properly,
so that they can plan a better retirement, and also most importantly that it prevents a lot of people from falling prey to fraudulent get soon rich schemes, dubious cooperative banks or such debt traps. Very seriously, the Ministry of Education must very seriously consider introducing financial literacy as a part of the formal school and college education system, so that young Indians who are entering the job market for the very first time are equipped with a very important life skill so that they can navigate their financial life in a more effective manner. Thank you so much. श्री रवनीत सिंह जी, कृपया 1 मिनट में अपनी बात करें। थैंक यू चेयरमैन साहब। मैं ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸਰ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਮੁੱਛਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤੇ ਸਰ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫੌਜ, ਦੂਜੇ ਕਿਸਾਨ। ਫੌਜ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਚਾਈਨਾ ਕਿਵੇਂ ਚੀਨੇ ਭਜਾਏ, ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਆ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ਪਿੱਛੇ ਮੁੜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਡੰਡਾ ਫੇਰਿਆ। ਇਹ ਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੰਜਾਬ। ਦੂਜਾ ਕਿਸਾਨ ਸਰ, ਕਿਸਾਨ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੇ, ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਹੋਏ ਆ, 1 ਸਾਲ ਬੈਠੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰੋ ਸਰ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੱਲ ਦੇਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੱਖਾਂਗੇ, ਢਿੱਡ ਅਸੀਂ ਭਰਨਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋੜ ਕਾਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕੀ ਗੱਲ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਰ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖੋ, ਦੇਸ਼ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨੰਬਰ 1 ਰਹੇਗਾ ਹਮੇਸ਼ਾ। ਧੰਨਵਾਦ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਾਹਿਬ। श्री BY राघवेंद्र जी। स्पीकर करा देंगे। स्पीकर सर, थैंक यू फॉर अलोंग मी टू राइज एंड दैट्स गुड। Thank you for allowing me to raise an important issue of the problems of arecanut farmers. Sir, arecanut is cultivated in more than 10 states in our country. In Karnataka, arecanut is grown in 16 districts, including my Lok Sabha constituency, Shimoga. Around 10 lakh families dependent on arecanut cultivation in Karnataka. My state produces about 69% of arecanut in the country. Total production of 16 lakhs 50,000 metric tons in our country. It is contributing huge revenue of rupees 24,750 crores to the exchequer in the form of GST and cess on various byproducts. The growers are really in a very pathetic condition. The arecanut growers are reeling under the attack of leaf spot diseases. So there is a huge decline in the yield, and it is come down to less than 40 to 50%. Okay. The growers have received another major blow due to the drastic collapses in the prices. So farmers are living in helpless conditions, sir. Sir, in the last week of September this year... 1 minute only. Yes, sir. Sorry, sir. The price of arecanut was reduced 58,000 per quintal to 39,000 in this month, sir. Sir, my request is the union government to impose heavy import duty on imported arecanut, introduce scientifically developed medicine to diseases, and put a stringent mechanism to prevent illegal trade of arecanut to protect the interest of the arecanut growers in Karnataka, sir. These are words, sir. I conclude my speech. श्रीमती अप्पारूपा पोदार जी, 1 मिनट कृपया ध्यान रखिए। मांग रखने दीजिए। जी जी। धन्यवाद स्पीकर साहेब আমার আরামবাগ লোকসভা কনস্টিটিউয়েন্সির মধ্যে আরামবাগ ব্লকের আমার তিরোল গ্রাম পঞ্চায়েত যেটা বর্ধমান লাগোয়া এলাকা, সেখানে সবচেয়ে বেশি আমার যে কৃষকরা চাল উৎপাদন করে সেটা হচ্ছে আতপ এবং গোবিন্দভোগ চাল। এবং যেহেতু সারের দাম বেড়ে গেছে, কৃষকরা ঠিকমতো দামও পাচ্ছে না, এবং কেন্দ্র সরকার যে সারের দাম বাড়িয়ে দিয়েছে তার কোনো নিরন্তর নেই। এবং তার সাথে সাথে যে বেশি আলু চাষ হয়, আলু চাষিদের জন্য রাজ্য সরকার 2.5 লাখ টন সার চেয়েছিল, তার বদলে মাত্র 70,000 টন সার গভর্নমেন্ট দিয়েছে, মানে সেটা পর্যাপ্ত নয়, চাষিদের খুব কষ্ট হচ্ছে। আর এই যে যারা গোবিন্দভোগ আতপ চাল যারা চাষ করে, সেই কেন্দ্র সিদ্ধান্তে 20% রফতানি শুল্ক হওয়ার জন্য কৃষকরা অনেক চিন্তার মুখে রয়েছে। এবং এই যে চাল প্রত্যেক
মাসে 6 থেকে 7,000 টন উৎপাদন হয়, কিন্তু যেহেতু 20% রফতানি শুল্ক হয়েছে বলে কৃষকরা আর এই চালটা রফতানি করতে পারছে না, এর জন্য বিদেশে অন্য মার্কেটও ঢুকে যাচ্ছে এবং কৃষক তার চাল বেচতে পারছে না। তাই আমি কেন্দ্র সরকারকে এবং কৃষি মন্ত্রীকে এটা আকর্ষণ আনতে চাইছি যে আমাদের পশ্চিমবঙ্গের যে কৃষকরা আছে তাদের উপরে যে বঞ্চনা হচ্ছে এটা নিয়ে একটু ভাবুন, নালে আমার এলাকার এই চাষিদের খুব অসুবিধা হচ্ছে। Very much for giving an sir, thank you very much for giving an opportunity to raise an important issue of my constituency, sir. Bangalore remains one of the fastest growing cities in the world. With fast growth, we are witnessing very high traffic density. In Bangalore city, there are 26 manually operated LC gates inside the city, which adding to the traffic gridlock, sir. Out of this 26 gates, 6 are between Banswadi and Hebbal, 3 are between Karmal Ram Station and Bayapanahalli, and others along Hebbal, Yeshwantpur, Chansandra, Yelahanka, Kengeri, sir, KSR Station and KSR2 Yeshwantpur, sir. So every time in LC gates closed, motorists have to wait between 15 to 20 minutes each train to pass, sir. So with the railways deciding to eliminate LC gates across the country, I wish to inform that the railways should work with the Bangalore civic body and Karnataka government to eliminate the same with short time, sir. Thank you, sir. श्री दीपक बैन जी 1 मिनट का ध्यान रखिए, मुझे बार-बार। माननीय चेयरमैन साहब, मेरे लोकसभा क्षेत्र जगदलपुर के मां दंतेश्वरी एयरपोर्ट से विमान सेवा 21 सितंबर 2020 से शुरू हुआ और वर्तमान में एयर एलायंस 72 सीटर विमान हैदराबाद, जगदलपुर, रायपुर तक लगातार संचालन हो रहा है। लेकिन वर्तमान में यात्रियों की संख्या लगातार बढ़ोतरी होने की वजह से विमान सेवा को अन्य शहरों से जोड़ने की आवश्यकता है। वो है जगदलपुर से दिल्ली, जगदलपुर से विशाखापट्टनम, बेंगलुरु, कलकत्ता, भुवनेश्वर, नागपुर को जोड़ा जाए। और इसके साथ ही माननीय चेयरमैन साहब, जो फोर्स के लिए सप्ताह में 3 दिन चल रहा है इंडिगो की छोटी विमान, और उसमें बाकी समय खाली रहता है माननीय चेयरमैन साहब, उसमें भी अगर 30% सामान्य नागरिकों के लिए अगर आरक्षित हो जाता तो निश्चित रूप से मैं आपके लिए आभारी और माननीय मंत्रालय के आपकी ओर ध्यान आकर्षित करता हूं। धन्यवाद। थैंक यू चेयरमैन सर। दिल्ली के द्वारका में एक नाबालिग के ऊपर एसिड, बैठिए प्लीज, एसिड हमला घटना फिर एक बार स्पष्ट हो गई है कि समाज में कुंठा और हिंसा के कितने परते फूल रहे हैं, कैसे कैसे रहकर ये फूट सामने आ रही है। Sir, I would like to draw the attention of the government through this, through you, sir. The teen was on her way to the school when she was attacked with acid attack. That acid was purchased online. It's a horrific incident. The girl was to take CLAT exams in December 18, that is to get admitted to a National Law College, University. And she has sustained injury on her face, on her neck, and also on her eyes. She is recuperating in Safdarjung Hospital today. My question is in 2 parts, sir. How acid is being available despite Supreme Court's order in 2013 in retail shops or online? And second is, why acid attack victims are not being provided money meant for them, why they have to run from pillar to post. Sir, acid attacks that have been reported, in 2018 it is 11, in 2019 it is 10, in 2020 because of COVID it is only 2, and in 2021 it is 9. Around 36.50 lakh rupees have been connected as penalty, but it has not been distributed. I demand retail sale of acid needs to be banned completely. Okay. If you give sellers and buyer leeway
the process will be misused. There is also need to have penal provisions of prison and just not fine. Bangladesh government has already come with a very strict law. Why can't we frame a law? I have submitted a private member bill also for consideration of this House. I would request the government to respond to this type of issue. श्रीमती गीता बेन राठवा जी, नमस्कार सभापति महोदय, मुझे शून्यकाल में बोलने का मौका दिया। महोदय, मेरे संसदीय क्षेत्र छोटा उदेपुर स्थित सरदार सरोवर के मुख्य नर्मदा कैनाल सौराष्ट्र तक जाती है और मुझे गर्व है कि मोदी जी के नेतृत्व में हर घर नल से जल योजना का लाभ पूरे गुजरात वासियों को मिल रहा है और इसमें हमारे लोकसभा क्षेत्र स्थित सरदार सरोवर की अहम भूमिका है। महोदय, हम पीने का पानी पूरे गुजरात को देने में सक्षम हो पा रहे हैं, लेकिन सरदार सरोवर मुख्य कैनाल के पूर्व भाग के सभी क्षेत्र जैसे छोटाउदेपुर, कवांट, नसवाड़ी, बोडेली, पावीजेतपुर तहसील में खेती की सिंचाई के लिए आज भी बारिश के जल अलावा कोई साधन नहीं है। खेती के लिए बारिश पर ही निर्भर रहना पड़ता है। बारिश नहीं होने पर किसान भाइयों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है और इनके फसल की भी नहीं हो पाते, जबकि इसके पश्चिम भाग में सौराष्ट्र तक जाने वाली मुख्य कैनाल से खेती की सिंचाई के लिए पानी दिया जा रहा है। महोदय, उसी तर्ज पर यदि पूर्व भाग में भी खेती की सिंचाई के लिए सुविधा प्रदान कर दी जाए तो यह निश्चित तौर पर किसान भाइयों के लिए लाभकारी। श्रीमती ज्योत्सना महंत जी, ठीक है, हो गया आपका विषय, हो गया। धन्यवाद सर। 1 मिनट प्लीज। सर, मेरे को 1.25 मिनट 1.5 मिनट तो दीजिए। करिए, शुरू कीजिए। खेत का विषय है कि बिलासपुर रेल जोन की आय का 80% हमारा कोरबा देता है। उसके बाद भी वहाँ पर यात्री ट्रेन बिल्कुल भी नहीं चलती हैं। मैं आपके माध्यम से रेल मिनिस्टर से बोलना चाहती हूँ कि कोरबा इतवारी को वापसी में कोरबा तक लाया जाए, छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस को वापसी में कोरबा तक लाया जाए और हसदेव एक्सप्रेस रायपुर से जो चलती है उसको आस्था केंद्र डोंगरगढ़ तक चलाया जाए। गेवरा पेंड्रा रोड रेल कॉरिडोर का निर्माण किया जा रहा है, जिसमें पसान रेलवे स्टेशन प्रस्तावित है, अतः पसान में रेलवे स्टेशन का निर्माण किया जाना आवश्यक है। सर, कोरबा बालपुर सारागांव रेल ट्रैक पर बने 5 साल से ऊपर हो चुका है, लेकिन वहां पर मालगाड़ी चलती है, यात्री ट्रेन नहीं चल पा रही है, उसको पूर्वतः चलाया जाए। सर, कोरबा से कटनी मार्ग में भी यात्री गाड़ी नहीं है, उसका बजट में प्रस्तावित किया जाए। बैकुंठपुर रोड कटोरा रेलवे स्टेशन के मध्य नवीन रेलवे स्टेशन उरुमदुर्गा की स्थापना हेतु बजट में प्रावधान रखा जाए। कोरबा रेलवे स्टेशन पिट लाइन बनकर तैयार है, लेकिन जिसमें नई गाड़ियों से परिचालन की सुविधा प्राप्त की जाए। कोरबा बीकानेर नई यात्री गाड़ी परिचालन हेतु बजट में प्रावधान किया जाए। सर, कोरबा औद्योगिक नगरी है सर। चांपा रेलवे स्टेशन में गीतांजलि एक्सप्रेस, ज्ञानेश्वरी एक्सप्रेस, कर्मभूमि एक्सप्रेस का ठहराव अति आवश्यक है। निर्देशित किया जाए कि वहां पर ठहराव। कोरबा से चलने वाली एक्सप्रेस गाड़ी सरक बूंदिया मड़वा रानी में ठहराव किया जाए। श्री निरहुआ जी, दिनेश जी, बहुत बहुत धन्यवाद। कोई गीत सुनाना चाहे तो सुना सकते हैं जी। आपने मुझे शून्यकाल में बोलने का अवसर दिया, इसके लिए मैं आपका बहुत आभार व्यक्त करता हूं। अध्यक्ष जी, मैं जिस मुद्दे पे बात करने वाला हूं वो एक बहुत लंबे समय से चल रही मांग है। भारतीय सेना में अहिर रेजिमेंट की मांग बहुत लंबे समय से चल रही है। अध्यक्ष जी, हम सभी जानते हैं कि सेना में अलग अलग जाति, धर्म, संप्रदाय और राज्य के योगदान, बलिदान को ध्यान में रखते हुए उनके सम्मान में, उनके मनोबल को बढ़ाने के लिए अलग अलग राज्य, धर्म, संप्रदाय और जाति के नाम पे सेना में रेजिमेंट बना है। ये अहिर रेजिमेंट की मांग बिल्कुल जायज है और मैं सरकार से ये निवेदन करता हूं कि सेना में जल्दी से जल्दी अहिर रेजिमेंट का गठन किया जाए, क्योंकि अध्यक्ष जी, मैं थोड़ी सी और बात बताना चाहता हूं।
जिस दिन ये अहिर रेजिमेंट का गठन होगा, चाइना की रूह कांप जाएगी अध्यक्ष जी। ठीक है, उसका कारण एक सेकंड में बता देता हूं अध्यक्ष जी। 62 के युद्ध में जी रेजांगला चौकी पर 124 अहिर जवान तैनात थे। ठीक है, उन्होंने 100-200 नहीं 3000 चीनी सैनिकों को मारा और चाइना ने यह कहा। जी धन्यवाद सभापति जी। ठीक है, मेरे संसदीय क्षेत्र में मधेपुरा में NH 107 और NH 106 गुजरती है और उसमें NH 106 में निर्माण होना था, जो बिहपुर से उदाकिशुनगंज तक निर्माण होना था। 9 साल पहले उसका काम शुरू हुआ और नेशनल हाईवे 107 में 5 साल पहले निर्माण का कार्य शुरू हुआ। एजेंसी के एग्रीमेंट में लिखा हुआ कि 2 साल के अंदर उसको काम कर देना था, लेकिन अब तक वह काम पूरा नहीं हुआ। मंत्रालय बार बार उसको समय बढ़ाते जा रहा है, लेकिन उसकी गति इतनी धीमी है कि पता नहीं कि 1 दशक और उसके निर्माण पर लग जाए। इसीलिए हम सरकार से मांग करते हैं कि नेशनल हाईवे 106 और नेशनल हाईवे 107 पर जो निर्माण के कार्य चल रहे हैं उसको मार्च 2023 तक हर हालत में पूरा करा लिया जाए, क्योंकि जनता काफी परेशान है, आम लोग को काफी दिक्कत होती है। धन्यवाद। पुरी जी भी यहाँ विराजमान है। राजस्थान में जोधपुर क्षेत्र में एक गैस ब्लास्ट हुआ जिसमें भूंगरा गांव के बहुत सारे एक ही परिवार के लोग उसके में चल बसे। आज भी हॉस्पिटल में जो लोग हैं, डॉक्टर अगर बाहर निकलते हैं तो वहां से एक ऐसी आहट होती है कि कहीं और कोई चला तो नहीं गया। मैं आपके माध्यम से सरकार से निवेदन करूंगा कि उस गैस जो ब्लास्ट हुआ है उसकी एक यहाँ से जांच करवाई जाए, क्योंकि वहाँ के डीएलओज और वो जो है वो लिपापोती कर रहे हैं। तो यहाँ से हमारी एक जांच बनाई जाए टीम, और उस जांच टीम में ऐसे जो दोषी है उन दोषियों को खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए और उस परिवार को उचित मुआवजा दिया जाए। बहुत बहुत श्री असित कुमार मल्ल जी। Honorable Chairperson, sir, recently central government has rejected very old scholarship of SC, ST, OBC and minorities pre-matric students. As a result, a few core applications are null and void. Both formal and residential students would receive 750 rupees and 1000 rupees at a time as book grant respectively. Both central government and state government jointly share this amount at the rate of 75% and 25%, but they are deprived of this monetary help which enabled them to run their education. Now a few core students of the downtrodden communities will have to face a severe financial critical situation. So I would like to draw the kind attention of the Honorable Prime Minister to take back this capricious decision to give opportunity of education to a few course for its children. And this is my bending request. Thank you, sir. श्री अनिल फिरोजिया। कहाँ है अनिल जी? सामने खड़े थे। हाँ, पहचानने में नहीं आते ना आजकल आप। जी प्लीज। माननीय सभापति जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने 40 kg महत्वपूर्ण विषय मुझे सदन में रखने का अवसर दिया। माननीय सभापति जी, 90 के दशक में उज्जैन में टेक्सटाइल हब हुआ करता था। हीरा मिल, इंदौर टेक्सटाइल, विनोद मिल, समय काल के गर्त में वो धीरे धीरे सब खत्म हो गए। लेकिन बाबा महाकाल के अलावा वहाँ उज्जैन में रोजगार के कोई साधन नहीं है। मैं आपके माध्यम से कपड़ा मंत्री जी से यह निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे यहाँ पे जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने आत्मनिर्भर भारत के अंतर्गत 7 टेक्सटाइल हब देश में देने का निर्णय लिया है, उसमें से आप अगर एक टेक्सटाइल हब उज्जैन में अगर देंगे तो बड़ी कृपा होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। श्री रतनलाल कटारिया जी। अध्यक्ष महोदय, मैं आपका ध्यान मेरी लोकसभा अम्बाला शहर के धूलपुर रेलवे स्टेशन की ओर दिलाना चाहता हूं, जो कि बहुत पुराना स्टेशन है, जिसके नजदीक वीर जी की कुटिया बनी हुई है, जो
10 एकड़ में है, जिसे गीतानंद जी महाराज द्वारा स्वयं बसाया गया था। यहाँ इस कुटिया में दूर दराज से लाखों लोग सत्संग सुनने आते हैं। धूलकोट रेलवे स्टेशन नजदीक होने के कारण लोगों का आना जाना लगातार बना रहता है। यह कुटिया और धूलकोट रेलवे स्टेशन गीता नगरी नामक स्थान पर बसे हुए हैं। आज जब देश और विदेश में गीता का प्रचार बढ़ रहा है और लोग गीता की ओर आकर्षित हो रहे हैं, ऐसे में इस श्रद्धा के केंद्र का महत्व और बढ़ जाता है। मैं सदन में मांग करता हूं कि धूलकोट रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर गीता नगरी रखा जाए। मंजूलता मंडल जी जी। Thank you very much, sir. I would like to draw the kind attention of Honorable Minister, Rural Development regarding increment of several monthly pension under the scheme such as number 1, Indira Gandhi National Old Age Pension Scheme and Indira Gandhi National Widow Pension Scheme and National Disabled Pension Scheme and lastly National Family Benefit Scheme under National Social Assistance Program. At present, the different eligible beneficiaries are getting monthly pension under the scheme from central share with state additional top-up share. The said monthly pension amounts are not sufficient enough for the beneficiaries to maintain their livelihood. Hence, I request you the above monthly central share of the schemes may be tripled. Thank you. श्री संतोष पांडे जी, 1 मिनट की मर्यादा, सभी कृपया ध्यान रखें जी। बाकी मैं थोड़ा सा सर छत्तीसगढ़ के लिए, माननीय सभापति महोदय, वास्तव में मैं आपको ये कहूं कि छला गया था माझी पहले अपने ही पतवारों से और डोली लुटी राह में सरसा धोखेबाज कहारों से। जिनके हाथ में सत्ता सौंपा गया वही आज छत्तीसगढ़ को लूटने के लिए तैयार हो गए हैं। छत्तीसगढ़ में संगठित भ्रष्टाचार, सट्टा का, नशा का, अपराध का वो गढ़ बन चुका है। राज्य सरकार के सर्वोच्च अधिकारी, आईएएस अधिकारी ये कोयला माफिया के रूप में काम कर रहे हैं। ऑनलाइन गेमिंग, सट्टा माफिया जैसे अवैध धंधे में संलिप्त हैं। हाल में कोयला से संबंधित वसूली का रैकेट ईडी ने पर्दाफाश किया महोदय, जिसमें राज्य के अखिल भारतीय सेवा के अधिकारियों की संलिप्तता सामने आई है। और महोदय, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि जिस प्रकार से उच्च अधिकारियों एवं राजनीतिज्ञों के इस अवैध गठजोड़ से स्थिति काफी भयावह होती जा रही है महोदय। शराब में हो रहे संगठित भ्रष्टाचार की भी जांच भारत सरकार कोयले में हो रही जांच की तर्ज पर कराएं। दूसरा महोदय, क्योंकि इस भ्रष्टाचार में स्वयं प्रदेश है महोदय, दुबई से संचालित भ्रष्टाचार में ये महादेव बुक हेल्पलाइन जो सट्टा चल रहा है वो उससे संबंधित है, उस पर भी जांच होनी चाहिए। मनोज कुमार जी। மாண்புமிகு அவைத்தலைவர் அவர்களே, தேசிய நெடுஞ்சாலை 44 ஜம்மு காஷ்மீரிலிருந்து கன்னியாகுமரி செல்லும் தேசிய நெடுஞ்சாலையில் மதுரை திருமங்கலத்தில் அமைக்கப்பட்டுள்ள டோல்கேட்டில் இருந்து சரியாக 4 கிலோமீட்டர் தூரத்தில் திருமங்கலம் கொல்லம் தேசிய நெடுஞ்சாலை உள்ளது. இந்த தேசிய நெடுஞ்சாலையில் எனது தொகுதியை சார்ந்த ஸ்ரீவில்லிபுத்தூர், ராஜபாளையம், தென்காசி, கடலூர் பகுதி பொதுமக்கள் செல்கின்றார்கள். இந்த 4 கிலோமீட்டர் தூரத்தை பயன்படுத்துவதற்கு முழுவதுமான கட்டணத்தை செலுத்த வேண்டியுள்ளது. ஒன்றிய அரசாங்கம் இந்த கட்டணத்தை விலக்கி தேசிய நெடுஞ்சாலை 744 பயன்படுத்துவதற்கு சலுகை செய்யுமாறு தங்களின் மூலமாக ஒன்றிய அரசாங்கத்தை கேட்டுக்கொள்கிறேன். நன்றி, வணக்கம். श्री राहुल शिवाले जी। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय, मुझे शून्यकाल में बोलने का आपने मौका दिया। मुंबई का वायु गुणवत्ता सूचकांक मंगलवार को फिर से खराब स्तर पर पहुंच गया है, लेकिन इस बार दिल्ली की तुलना में भी अधिक खराब है। पिछले गुरुवार को खराब स्तर पर पहुंचने के बाद शहर के एक्यूवी में कुछ दिन पहले की सुधार हुआ था। विशेषज्ञों के वायु गुणवत्ता सूचकांक में गिरावट के लिए वर्तमान मौसम की स्थिति को जिम्मेदार ठहराया है। मुख्य रूप से तापमान में गिरावट के साथ साथ हवा की गति में गिरावट के परिणाम स्वरूप निचले वातावरण में निलंबित कण पदार्थ लटके हुए हैं।
मुंबई में नवंबर और फरवरी के बीच सर्दियों के दौरान सबसे अधिक प्रदूषित दिन देखे गए हैं, जिससे फेफड़ों की बीमारी वाले लोगों को सांस लेने में परेशानी हो सकती है, जैसे अस्थमा और हृदय रोग वाले बच्चों और बड़े वयस्कों को भी परेशानी और खराब सरसों जो सांस लेने की परेशानी का कारण बन सकता है। विशेषज्ञ के कहते हैं अगले साल महाराष्ट्र में एरोसोल प्रदूषण अपने मौजूदा कमजोर नारंगी क्षेत्र से अत्यधिक संवेदनशील लाल क्षेत्र में मैं डिमांड करता हूँ तो जो मुंबई का वायु प्रदूषण है वो खत्म करने के लिए केंद्र सरकार के माध्यम से राज्य सरकार को मदद करनी चाहिए और केंद्र सरकार और राज्य सरकार मिलके मुंबई के लिए एक एक्शन प्लान बनाना चाहिए, ये मैं डिमांड करता हूं। श्री एन.के. प्रेमचंद्रन जी। Thank you very much, sir. Sir, I would like to raise a very serious matter, important matter, concerning lakhs and lakhs of insurance agents in the country. Sir, the Insurance Regulatory and Development Authority of India has taken up the mission of universal insurance. The IRDAI proposed amendments to change to the existing regulations governing expense of management and commission structure. Sir, it is reliably learned that it is limited to 30%. Total commission is limited to 30%. The IRDA proposed to setting up an insurance market infrastructure where the insurers, distribution networks, and the policy holders would meet across the same digital platform named Bima Sugam. Both the proposals are adversely affecting the livelihood of life insurance and general insurance agents, those who depend in insurance sector as their livelihood. Sir, the decision is arbitrary. The situation is alarming and is against the interest of lakhs and lakhs of insurance agents. Hence, I urge upon the government to stop further proceedings in this regard and discuss the matter with the stakeholders and protect the interest of life insurance and general insurance agents. Sir, I am seeking a response from the minister also. Thank you very much, sir. धन्यवाद सभापति महोदय। मैं आपके माध्यम से एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय की ओर सदन का ध्यान आकृष्ट करना चाहती हूं। भारत सरकार द्वारा अल्पसंख्यक छात्रों को दी जाने वाली छात्रवृत्ति रद्द करने का निर्णय सरकार ने लिया है और ये निर्णय किसी भी पूर्व सूचना के अभाव में लिया गया था। इस साल भी बहुत बड़ी मात्रा में हजारों की संख्या में छात्रों से निवेदन प्राप्त किए गए और अचानक से इस छात्रवृत्ति को रद्द करने का निर्णय किया गया है। मैं आपके माध्यम से ये मांग करती हूँ सर कि इसका पुनर्विचार सरकार जरूर करे। राइट टू एजुकेशन में एजुकेशन फ्री है, पर ये छात्र जो स्कूल में जाते हैं उनके लिए ये प्रोत्साहन पर राशि के जैसे काम करता है। तो बाल मजदूरी में अपनी आने वाली पीढ़ी को न ढकेलते हुए शिक्षा के मार्ग पे मार्गस्थ करने की और से इस मुद्दे को देख करके इस विचार श्रीमती हरसिमरत कौर बादल निर्णय को रद्द किया जाए, ये मैं मांग आपके माध्यम से रखती हूँ। धन्यवाद सर। दुनिया चे बहादरी ते कुर्बानियां दी दुनिया चे बहुत वड्डियां वड्डियां मिसालां होणगियां, लेकिन शायद ही कोई इन्नी वड्डी मिसाल होगी जिथे साडे दसम पिता धन गुरु गोबिंद सिंह पातशाह जी ने, जिन्हां ने पहले आप दे पिता दी कुर्बानी देखी हिंदू धर्म नूं बचाउण वास्ते 9 साल दी छोटी उम्र च, ते ओदे बाद उन्हां दे चारों साहबजादियां धर्म परिवर्तन ते जोर ते जबर दे खिलाफ उन्हां ने अपने चारों पुत्रां नूं उन्हां ने वारता। अज जिथे मैं सरकार दा मैं शुकराना करदी हां कि उन्हां ने 26 दिसंबर नूं छोटे साहिबजादिया बाबा जोरावर सिंह जी ते बाबा फतेह सिंह साहिबजादा फतेह सिंह जी दे नां ते उन्हां नूं समर्पित 26 दिसंबर नूं एक वीर बाल दिवस दे नां च उन्हां ने ऐलान कीता है। ते जिथे सरकार दा मैं शुकराना करदी हां, लेकिन ये मैं जरूर कहना चाहांगी कि किते ना किते सिखां नूं ये महसूस होंदा है कि साडे साहिबजादियां दी वड्डी कुर्बानी जिहड़ा 5 ते 7 साल दी छोटी उम्र च नीहां च चिराए गए, जोर जबर दा इन्नी बहादरी दे नाल सामना किया कि धर्म परिवर्तन दे नां च उन्हां नूं मौत कुर्बान सी परवान सीगी, कुर्बानी परवान सीगी, लेकिन अपना धर्म बदलने वास्ते इन्ने छोटे उम्र च इन्ना सामना शायद ही कोई इन्नी वड्डी मिसाल मिली होगी। ते इत्थे साडे सिख संस्थावां नूं थोड़ा ठेस पहुंचा क्योंकि असीं उन्हां नूं बाल बच्चे नहीं आम बच्चे नहीं समझदे, ਉਹ रूहानी शक्तियां सीगियां। भावें 10 गुरुआं दे बथेरे बच्चे सीगे, लेकिन साहिबजादा दा खिताब इन्हां नूं मिलिया। एसजीपीसी सिरमौर पार्टी ने क्या इन्हां नूं उन्होंने मांग करी है कि इसको शहादत दिवस कहा जाए। जी मैं सरकार को अपील करती हूं, वीर बाल दिवस बच्चों ना सब बहुत बहुत धन्यवाद। साहिबजादा शहादत दिवस सब बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बोलने का मौका दिया। गांव देहात में
गांव देहात में शिक्षा की बहुत कमी है, पिछड़ों में, दलितों में, अकलियत समाज के लोगों में। आजकल एक बड़ी बढ़िया व्यवस्था भारत सरकार के अधिकारी और उत्तर प्रदेश सरकार के अधिकारियों ने करा है। उन्होंने ग्राम पाठशाला एक संस्था बना करके करीब 2500 गांवों में पश्चिम उत्तर प्रदेश और देश के सारे हिस्सों में लाइब्रेरी खोली है। तो मैं आपके माध्यम से मांग करना चाहता हूं कि सरकार कोई ऐसा प्रोविजन करे, कुछ हिस्सा उसमें डाले, जिससे ज्यादातर गांव देहात तक लोगों को किताबें और शिक्षा बढ़िया मिल सके। और ये आइडेंटिकल इशू है। इस तरह के संबंधित विषय पे माननीय प्रधानमंत्री जी ने मन की बात में भी लोगों की तारीफ की है। बहुत बहुत धन्यवाद साहब। श्री पीपी चौधरी जी। मैं थोड़ा महत्वपूर्ण विषय है तो आप 2 मिनट मुझे दे दीजिए। 2 मिनट। तो सभापति महोदय बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही महत्वपूर्ण विषय, जल जीवन मिशन के तहत हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी का विजन कि हर घर को नल से जल मिले और ये 2024 तक काम हो, इसके तहत पूरे राज्य सरकारों को मदद देने का प्रावधान रखा। इसी तरह से राजस्थान सरकार को करीब 26,000 करोड़ रुपए दिए गए, लेकिन वो समय पे खर्च नहीं कर पा रही हैं। और उसके साथ में जब खर्च करने की बात आई, अभी हाल ही में जो टेंडर जारी किए लगभग 10,000 करोड़ रुपए के, उसमें जो बीएसआर की रेट है उनकी, उससे 43% अबो। उसमें क्या कि ऐसा लगता है कि उसमें जो बंदिश थी कि आप जो टेंडर जो हैं वो साइट विजिट कर करके सर्टिफिकेट लेगा एक्शन की और सर्टिफिकेट साथ में सबमिट करेगा, उससे जितने भी टेंडर जो करने वाले हैं उनको पता लगा, उसकी वजह से 43% ये ज्यादा आया। उसका कारण ये है सर कि 50% भारत सरकार का उसमें हिस्सा है और 50% स्टेट का, लेकिन इसके अलावा 45% इसका होने के 10% मेरे पाली लोकसभा क्षेत्र में वहां के ग्रामीणों को देना पड़ेगा। उनके ऊपर 10% का भार पड़ेगा और सैकड़ों करोड़ों का इसमें गड़बड़ जाला है। मैं आपके माध्यम से, सदन के माध्यम से आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि जल शक्ति मंत्री महोदय यहाँ विराजमान है, वो इंक्वायरी करें, जांच करें और मामला सीबीआई को दें। मानयोग प्रधान जी, मेरे लोकसभा हल्के श्री अनंदपुर साहब ਦੇ ਵਿੱਚ एक विधान सभा हल्का है गढ़शंकर। ਉੱਥੇ एक बीत ਦਾ ਇਲਾਕਾ, ਉੱਥੇ एक ਮਹਿੰਦਵਾਨੀ ਪਿੰਡ ਹੈ। ਉਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਨਾਲ 2 ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, एक कॉस्मैटिक्स की फैक्ट्री है और एक फैट्स की फैक्ट्री हैगी है। वो दोहे फैक्ट्रियां इन्ना ज़्यादा प्रदूषण फैलाउंदियां ने कि उस इलाके की हवा, उहदा पानी सारा खराब हो गया है। वो प्रदूषण स्वान नदी के राही सतलुज दरिया च पैंदा हैगा। मैं इन्वायरमेंट मिनिस्टर साहब को बेनती की सीगी कि उत्थे सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की टीम भेजी जाए और इस फैक्ट्री को बंद किया जाए। टीम गई तो जरूर पर होया कख नहीं। मैं थोड़े राही सरकार को बेनती करना चाहना है कि सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की टीम भेज के वो दोहां फैक्ट्रियां को बंद करा के लोगों को राहत दी जाए। थोड़ा बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सभापति महोदय। मेरे लोकसभा क्षेत्र प्रतापगढ़ के बीच से होकर गुजरने वाली NH 231 लखनऊ वाराणसी राष्ट्रीय राजमार्ग रायबरेली से जौनपुर के बीच मार्ग में सर्विस लेन न होने तथा जनपद प्रतापगढ़ के क्षेत्र में अनेक स्थानों पर वन अभ्यारण्य की भांति जानवरों की अधिकता होने, विशेषकर नीलगाय प्रभावित क्षेत्र होने के कारण अचानक तेज गति से चलने वाले वाहनों को सामने तेजी से दौड़ने वाले नीलगाय टकराते हैं और बड़े बड़े हादसे घटित होते रहते हैं। जनपद प्रतापगढ़ के कई सम्मानित जनप्रतिनिधियों और स्थानीय व्यापारियों के साथ इस तरह की दुर्भाग्यपूर्ण घटनाएं घट चुकी हैं। मैं आज आपके माध्यम से भारत सरकार के भूतहाल परिवहन मंत्री से मांग करता हूं कि NH 231 के रायबरेली बादशाहपुर के बीच डिवाइडर एंगल के साथ साथ सर्विस लेन इन किनारों पर वार्ड एंगल लगाकर जानवरों से राष्ट्रीय राजमार्ग को सुरक्षित कराए जाने की व्यवस्था कराने की कार्यवाही आज दोपहर 2:20 तक के लिए स्थगित की जाती है।